मई का महीना था, हमने अपनी कार्रवाई शुरू की। दो तरफ से अटैक किया जाएगा। पूरे पाकिस्तानियों को झंझोड़ दिया कि वो वहां से छोड़ के भागे। नमस्कार, मैं राजीव रंजन। वतन के रखवाले में आपका स्वागत है। आज बात एक ऐसी पलटन की जिसने आज तक कोई भी युद्ध नहीं हारा है, हर जगह जीत का परचम लहराया है। 200 साल से ज्यादा गौरवशाली इतिहास रहा है। हम बात कर रहे हैं टू राजपूताना राइफल्स की। देश को पहली जीत दिलाई है, तोलोलिंग की पहाड़ियों पर तिरंगा फहराकर। इससे भारतीय सेना को इतना बढ़ा हुआ हौसला मिला कि पाकिस्तानी सैनिकों को वापस लौटने पर मजबूर किया। इस बारे में और बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं टूर राजनीफ के ब्रिगेडियर मोहित सक्सेना। सर, टूर राजनीफ को कब खबर मिली कि द्रास की पहाड़ियों पर पाकिस्तानी घुसपैठियों बैठे हैं? सबसे पहले हम सोनामर्ग पहुंचे, जहां पर हम लोगों ने अपना कैंप इस्टेब्लिश किया। वहां पर हमने अपनी कार्रवाई शुरू की, एक्लेमेटाइजेशन की। 2-3 दिन की कार्रवाई करने के बाद हमको हुक्म मिला कि आपने आगे जाना है मीनामर्ग में। हम मीनामर्ग की तरफ अग्रसर कर रहे थे और जब पहुंचे तो सबसे पहले हमारा जो स्वागत हुआ वो दुश्मन की आर्टिलरी से हुआ। जैसे ही हम मीनामर्ग स्टेशन में पहुंचे, हमें कोई भी अंदेशा नहीं था कि इस तरीके से हमारा स्वागत होगा, मगर जैसे ही अफरा तफरी मची, कोई डर या कुछ ऐसा कुछ? जैसे ही आरटी के गोले आए, सबसे पहले हमारे जो कमांडिंग ऑफिसर्स थे और ऑफिसर्स ने सबने जोर जोर चिल्लाया कि आप लोग फटाफट गाड़ी से उतरें और कवर लें। और उस टाइम हम सब लोगों ने सबसे कार्रवाई यही की कि जो पत्थर, जो गड्ढा, जो भी चीज़ मिली जिसके पीछे हम छुप सकते थे, वहाँ उतर के हमने छुपाव किया। तब हमें पता चला कि हम एक्चुअली युद्ध क्षेत्र में आ गए हैं। तोलोलिंग का सक्सेस का आपको टास्क कब सौंपा गया? उस तोलोलिंग की बात करें कि जहां पहले 18 ग्रेनेड लड़ रही थी, खासा नुकसान हो गया था, फिर कैसे आप लोगों को जिम्मा सौंपा गया तोलोलिंग को लेकर? फिर आपने और 18 ग्रेनेडर्स ने मिलकर जो लड़ाई लड़ी, जो इतिहास के पन्नों में दर्ज है। जी, ऐसा था कि हम लोग जब वहाँ पहुँचे करीब 29 मई को हम लोगों ने अपना कैंप सेटअप किया और सीओ साहब हायर हेडक्वार्टर में गए थे और वहाँ पर जाके उनको टास्क मिला कि हमको तोलोलिंग पहाड़ी पर कब्जा करना है। तो सबसे पहले हम लोगों ने ये सोच विचार किया कि हमारी छोटी छोटी टीमें बनेंगी जिसके अलग अलग कमांडर होंगे और वो जाके उस जो चोटी है उसको अलग अलग दिशा से देखेंगे। तो इसको बोलते हैं रिकॉनेसेंस टीम बनाई गई। तो ये 5-6 टीम बनाई गई जाके देख के आने को कि किस तरीके से हम वहाँ पर चढ़ सकते हैं। तो हम लोग जब अलग अलग जगह गए और हमने रिकॉनेसेंस की तो हमने उस ऑब्जेक्टिव को तकरीबन 800 से 900 मीटर दूर से देखा। दिन में भी देखा, रात में भी देखा। जो ट्रुप्स 18 ग्रेडर्स थे उनसे बातचीत भी की। तो तोलोलिंग तो लगता है कि सामने है पहाड़, बड़े आसानी से चढ़ सकते हैं सर, कब्जा कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। 3 पहाड़ियाँ थी जो बिल्कुल नेशनल हाईवे से बिल्कुल नज़दीक थी। एक थी टाइगर हिल जो तकरीबन 7 किलोमीटर दूर थी। दूसरी थी 3 पिंपल जो कि हमारी पलटन ने कब्जा किया, वो करीब 5 किलोमीटर थी। और जो तोलोलिंग था वो नजरी जो दूरी है वो तकरीबन 4 किलोमीटर थी। हम लोग उसके तकरीबन 800 मीटर नज़दीक पहुंच गए थे, जहां से हम लोगों ने ये रिकॉनेसेंस की थी कि किस तरीके से हम उस पहाड़ी पर कब्जा करेंगे। क्या प्लान से जो अटैक का जो प्लान आप लोग तोलोलिंग में बनाया था अटैक करने का? हमारा बेसिकली अटैक था राजपूत अटैक और जाट अटैक, क्योंकि हमारी पलटन में 2 तरह के ट्रुप्स हैं, राजपूत और जाट। पहले हम एक दिशा से अटैक करेंगे ताकि दुश्मन को लगे कि यहाँ से अटैक आ रहा है, और उसके 1-1.5 घंटे बाद दूसरी दिशा से भी अटैक करेंगे ताकि दुश्मन अपना कुछ एडजस्टमेंट करे और कुछ जगह खाली करे, कुछ जगह उनकी कमज़ोर हो जाए ताकि हम उस जगह पे जाके कब्जा कर सकें। और हमारी किस्मत अच्छी थी कि दुश्मन को ये लगा कि जैसे पहले 12-13 जून की बात है सर। जी हाँ, ये 12-13 जून की बात है जब हम लोगों ने ये अटैक किया था। और उसमें जब हमने एक तरफ से अटैक किया तो दुश्मन को अंदेशा था कि हम यहीं से आएंगे, लेकिन जब दूसरा तरफ का अटैक शुरू हुआ तो उससे हमें काफ़ी सक्सेस मिली। वहाँ डिफिकल्टीज के बारे में बताएं, उस हाइट में जो है। देखिए, वहाँ पर तकरीबन ऑल्टीट्यूड जो था तकरीबन 17,000 फुट के आसपास था, तोलोलिंग की हाइट थी। और ठंड काफ़ी थी। मई जून के महीने में उतनी ठंड नहीं होती है जितनी दिसंबर के महीने होती, मगर काफ़ी ठंड थी जिसमें हम लोगों ने विंटर क्लोथिंग पहनी हुई थी। साथ ही साथ में
वहाँ पर जब आप चढ़ते हैं तो जो एयर होती है वो रेरिफाई हो जाती है, यानी कि थोड़ी सी थिन हो जाती है, जिसके कारण ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होती है। आप उस स्पीड से नहीं चढ़ सकते जिस तरीके से आप नॉर्मल चढ़ाई कर सकते हैं। साथ में आपने वजन भी लिया हुआ है तो उससे और मुश्किलात आती है। हमारे पास तकरीबन 3 ऑफिसर थे, तीनों कोर्समेट्स थे जो कि 6 महीने की नौकरी के थे। इसके अलावा एक ऑफिसर था जिसकी सिर्फ 3 महीने की नौकरी है, जो कि आज हमारे साथ में जनरल संजय रोतेला। तो उस समय फिर एक फाइटिंग पोर्टर्स का एक हमने, जो हमारे जो सीईओ थे उस समय का एमबी रविंद्रनाथ, उन्होंने जो है ये बोला कि हम अपना फाइटिंग पोर्टर्स तैयार करेंगे, जो हमारे अपने जवान हैं, जो एक तो हो गया जो लड़ाई कर रहे हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन में है, जैसे हेडक्वार्टर कंपनी होगी, तो उन जवानों को तैयार किया गया और उनको ये बोला गया कि आपने जो है गोला बारूद जो हमें चाहिए लड़ाई के लिए, क्योंकि एम्यूनिशन चाहिए, लड़ाई तो हौसले और गोला बारूद के साथ होगी, तो उस गोला बारूद को ले जाने के लिए, उस बिल्डअप करने के लिए हमारे जो सैनिकों को तैयार किया गया और वो लेकर के गए। तो उसी में जैसे मैं बताता हूँ, एक नायक उत्तम सिंह थे, वो वैसे नाइट ब्लाइंडनेस का उनको था, वो देख नहीं सकते थे, रात को देख नहीं पाते थे, तो वो जो है अपना जो सामने आगे चल रहा था उसके पीछे हाथ रख करके गए। कुछ एक ऐसे थे, जैसे अल्फा कंपनी का एक ट्रेडिशन होता है कि वो कंपनी सिर्फ जब लड़ाई में जाती है तो एक जवान ऐसा होता है जो एक करनी माता की फोटो अपने कंधे पे लटका के, हमेशा गले में लटका के लेके जाता है। साथ ही साथ में ऐसे लोग भी थे जिन्होंने, जैसे कि एक सीएचएम यशवीर सिंह थे, उन्होंने, वो कंपनी के सीएचएम थे। कंपनी के सीएचएम ऐसा बंदा होता है जो कि पूरी कंपनी को मोटिवेट करता है, एकत्रित करके रखता है। इन्होंने जब लड़ाई में गए तो इन्होंने कोई भी हथियार लेके नहीं गए, वो सिर्फ ग्रेनेड्स लेके गए थे। उन्होंने अपनी प्लेटून के ग्रेनेड इकट्ठे करके लेके गए और वो लड़ाई में सिर्फ ग्रेनेड ही फेंक रहे थे और लोगों को मोटिवेट कर रहे थे आगे पुश करने के लिए। और ऐसे ही जब पुश कर रहे थे लड़ाई के दौरान, एक ग्रेनेड फेंकते फेंकते उनको गोली लगी और वो शहीद हो गए थे। डर नहीं लग रहा था? जी, मैं कहना चाहूँगा कि डर सबको लगता है और गला सबका सूखता है, लेकिन यही जो है, इसी के लिए प्रशिक्षण आपको दिया जाता है। जब आप ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमीज में होते हैं तो वहाँ इस तरह का हमें प्रशिक्षण दिया जाता है। रेजिमेंटल ट्रेनिंग सेंटर्स हो गए, फिर बटालियन में जब आते हैं तो आपको इस तरह से तैयार किया जाता है कि जो ये डर है, इस डर के ऊपर आप विजय प्राप्त कर सकें। और उसका जो है वो प्रशिक्षण ही है, और जिसका ज़्यादा अच्छा, जो डर के ऊपर जीत पा लेता है, जिसने अच्छा प्रशिक्षण कर रखा है, ट्रेनिंग जिसकी अच्छी है, वही आदमी जो है फिर, या वही जो यूनिट है, वो अपना जो है इस युद्ध में जो है जीत प्राप्त कर सकता है। नीचे आप लोग 10,000 के फीट पे, तो ये तो अपने आप में एक बड़ा टफ था कि मतलब नीचे आप लोग हैं, ऊपर दुश्मन है। देखिए, लड़ाई में हमेशा जो पहाड़ी के ऊपर बैठता है उसको एडवांटेज होता है, लेकिन जो नीचे से अटैक करता है उसको भी कुछ एडवांटेजेस होते हैं, तजवीज़ होती है, ट्रेनिंग होती है। और मैं इसका पूरा श्रेय मेरे ख्याल से अपने कमांडिंग ऑफिसर कर्नल एमबी रविंद्रनाथ को दूंगा, जो इन्होंने इतनी डिटेल में प्लानिंग कराई हम लोगों से, अलग अलग दिशा से रेकी करने के बाद। और हमारी जो तजवीज़ फाइनल ये बनी थी और हमने जो कार्रवाई शुरू की, वो 12 तारीख को तकरीबन 5 बजे शुरू हुई थी, जब आर्टिलरी ने टोलोलिंग के ऊपर फायर करना शुरू किया था। तकरीबन 100 गन उस पूरे रिज लाइन के ऊपर फायर कर रही थी, अलग अलग दिशाओं से। उसका मकसद ये था कि जितना भी दुश्मन वहाँ पर है उसको इतना गोली बारूद से उसको ध्वस्त किया जाए ताकि जब इन्फेंट्री वहाँ पहुँचे तो वहाँ पर दुश्मन ना हो। हमारा अटैक शुरू हुआ, भारी तादाद से फायर बेस से फायर शुरू हुआ, हम लोग एडवांस करे, और जैसे ही हम आगे जा रहे थे तो दुश्मन का फायर भी वहाँ से कई बार आ रहा था। जब हमारी कंपनी तकरीबन काफ़ी नज़दीक पहुँच चुकी थी, तब सडनली एक बार बीच में एक इल्यूमिनेशन फायर हुआ। ये इल्यूमिनेशन फायर दुश्मन की तरफ से था। उसका मकसद था कि हमारे बारे में पता लगाना, और उसके तुरंत बाद तकरीबन 10-12 लोग ऊपर हमको पहाड़ी के ऊपर नज़र आए, जिनकी छवि हल्की सी नज़र आ रही थी, और उन्होंने भारी तादाद में हमारे ऊपर फायर किया। उस फायर में हमारे कुछ एक जवान ज़रूर शहीद हुए। वो तकरीबन 10-12 सेकेंड का ही सिर्फ इल्यूमिनेशन था, जिसमें उन्होंने इतनी भारी तादाद में फायर किया और ज़ोर ज़ोर से वो चिल्ला रहे थे और हमारे ऊपर अटैक कर रहे थे। तो वो 12 सेकेंड का टाइम जो था इतना लंबा लग रहा था कि हमारा मकसद ये था कि किसी तरह ये फायर बंद हो ताकि हमारे जवान बच सकें। बेसिकली 2 दिशाओं से हम हमला कर रहे थे। एक दाईं दिशा थी, अगर हम फीचर को सामने से देख रहे हैं, दाहिना दिशा, और एक बाईं दिशा। तो दाईं दिशा से थी वो जाट एक्सिस थी, जिसमें कि हमारी 2 जो जाट कंपनियां हैं, 2 लार्ज लिफ्ट की, ब्रावो और चार्ली कंपनी, इन्होंने हमला किया दाईं एक्सिस से। और बाईं एक्सिस में 2 हमारी जो राजपूत कंपनीज हैं, जिसमें कि डेल्टा कंपनी और अल्फा कंपनीज आती है, इन्होंने हमारी बाईं एक्सिस से अटैक किया। और जो है तकरीबन 1 रात पहले हम जो वहाँ पहुँच चुके थे, जबकि हमने बिल्डअप कर रखा था, और जो हमारा फायर बेस बनाया हुआ था, सर ने बताया कि 8 बजे से 8 बजे तक जो आरटी फायर होता गया, और उसके बाद जो हमारे फायर बेसिस थे उन्होंने हमारे को फायर सपोर्ट करना शुरू किया, और हम जो है धीरे धीरे अपना इंच फॉरवर्ड करते रहे, और अपना जो है उन
जो उन्होंने बंकर और सिंगर बने हुए थे हमारे दुश्मन के, उनके नज़दीक पहुंच गए। और फिर उसके बाद जो है वो आखिरी जो है एक एक करके उन बंकर्स को क्लियर किया गया, क्योंकि जब तक वो बंकर में बैठा है वहाँ से वो फायर कर रहा है दुश्मन। लेकिन मोहित, कैसे आप लोगों ने क्लियर किया जो टॉप का जो था बंकर? देखिए, ये लड़ाई अपॉर्चुनिटी की लड़ाई होती है। अगर एक दुश्मन बंकर में बैठा है तो सबसे पहला मकसद ये होता है कि वो जहाँ से फायर कर रहा है उसके एक लूप होल होते हैं कुछ, रात में तो वैसे नज़र नहीं आते। मकसद ये होता है कि वो एम्ड फायर हमारे पर ना कर सके, तो हमारा जो फायर बेस होता है वो उसके ऊपर कंटिन्यूस फायर करता है, और साथ ही साथ एक असॉल्ट ग्रुप होता है जो कि उसके ऊपर धावा करता है। तो हम लोगों ने यही तजवीज़ बनाई थी कि हमने कुछ एक LMG डिप्लॉय की थी, लाइट मशीन गन्स, जो कि उस बंकर की तरफ फायर कर रही थी। वो उसके लूप होल में डाल पा रही थी, नहीं डाल पा रही थी, ये कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन हाँ, मकसद ये था कि वहाँ से वो एम्ड फायर हमारे पर ना कर सके। और साथ ही साथ में मैं आपको कुछ एक इंस्टेंस बताना चाहूँगा जिसमें मेजर विवेक गुप्ता और नायक तब के नायक दिगेंद्र, उनके साथ में 2 लड़के और थे, एक राइफलमैन आशीष था और एक सूबेदार साहब थे जिनका नाम था सूबेदार सुमेर सिंह। इन चारों ने मिलके उस बंकर के ऊपर धावा किया, और जब उस बंकर में गए तो वो सिर्फ फायरिंग करते हुए अंदर घुसे, और उसके बाद कुछ देर के लिए बिल्कुल शांति थी, समझ नहीं आया क्या हो रहा था क्या नहीं हुआ था। मगर कुछ देर बाद में पता चला कि उस बंकर में जब वो घुसे और उन्होंने फायर किया तो वहाँ पर उन्होंने 2 पाकिस्तानी वहाँ मारे, लेकिन उसी प्रोसेस में मेजर विवेक गुप्ता वहाँ पर शहीद हुए और सूबेदार सुमेर भी वहाँ पर शहीद हो गए थे। फाइनली जो है आप लोगों ने तोरलिंग पर कब्जा कर लिया, तिरंगा वहाँ फहरा लिया। तो जब उस समय जब आपने कब्जा कर लिया तो उस समय वहाँ सिचुएशन कैसा था? उसके बाद फिर आप लोगों ने क्या कार्रवाई की? ब्रावो कंपनी है, इसको टास्क दिया गया जिसमें हमने जो है अपना उस एरिया को क्लियरेंस किया, और उस दौरान हमने ये पाया कि वहाँ पर जो है 8 UMGs, उसके बाद जो है 17 AK-56 या 47 राइफल्स, 1 स्नाइपर, उसके बाद एक मोटर, एक AGL, उसके अलावा जो है तकरीबन 40-45 हज़ार जो वहाँ बेल्टेड अम्युनिशन था। तो आप ये सोचिए, दुश्मन जो है वो वहाँ पर घात लगा के बैठा हुआ था और उसे ये पता था कि मैं ये फीचर खाली नहीं करने वाला हूँ, और अब ये इंडियन आर्मी के लिए बिल्कुल नामुमकिन है कि वो इस फीचर को जीत ले और तोलोलिंग को जीत ले, और ये कारगिल की लड़ाई उनके पक्ष में, उनको ऐसा लग रहा, क्योंकि जिस तरह से ये इतना गोला बारूद एम्युनिशन हमें मिला, कुछ तो वो लेके भी गए होंगे। तो आप सोचिए किस तरह का फोर्स लेवल और किस तरह का कॉन्फिडेंस था उनको। पूरा देश इस खुशी को मना रहा था जब हमारी पलटन ने ये पहला जीत हासिल की थी इंडियन आर्मी के लिए, तोलोलिंग कब्जा करके। लेकिन हमारी पलटन में उस टाइम माहौल थोड़ा अलग सा था, क्योंकि हमारे कुछ लोग शहीद हो चुके थे और उनको इवैक्यूएट करना था, उनको घर भेजना था। कुछ लोगों को उसके बावजूद आप लोग को जिम्मा सौंपा गया 3 पिंपल्स जिसको कहते हैं, उसके एडजॉइनिंग चोटी जिसको कहते हैं, वहाँ भी आप लोगों ने अदम्य साहस का परिचय दिए कर कहें तो। जी मैम, बिल्कुल आपकी बात सही है कि हम लोग तोलोलिंग से तकरीबन 1 हफ्ता ही हुआ था जब नीचे उतरे थे, हमको दोबारा टास्क मिल गया था कि हमको अब अपनी अगला जो पहाड़ी है जिसको हम 3 पिंपल्स बोलते हैं उस पर कब्जा करना है। मेरे ख्याल से जो वहाँ पे जो GOC साहब थे, जनरल मोहिंदरपुरी, उनको हमारी पलटन पे पूरा विश्वास था कि ये एक पलटन है जिसको मैं टास्क दूं तो पक्का कंप्लीट होगा। शायद इसी कारणवश हमको दोबारा ये नियुक्त किया गया 3 पिंपल की लड़ाई करने के लिए। बताते हैं कि तोलोलिंग से भी बहुत मुश्किल था। तोलोलिंग से भी मुश्किल हम कह सकते हैं। तोलोलिंग का देखिए अलग महत्व है, क्योंकि तोलोलिंग तब तक कोई जीत हासिल नहीं हुई थी, तो सबको एक चिंता का विषय था कि शायद पता नहीं किस तरह का वहाँ दुश्मन हो, क्यों नहीं जीत हारी है। तो वो एक अलग तरह की लड़ाई है, दोनों लड़ाई को हम ऐसे कंपेयर नहीं कर सकते। पर मैं कहूँगा कि 3 पिंपल इसलिए थोड़ा सा मुश्किल था, वहाँ ऑब्जेक्टिव थोड़े और ज़्यादा थे और कुछ उनमें फासला ज़्यादा था। तो इसीलिए चाहे वो लोन हिल है, चाहे नॉल है, ब्लैक रॉक कॉम्प्लेक्स था पूरा, तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि वहाँ फीचर्स का थोड़ा बिखराव ज़्यादा था, अलग अलग ऑब्जेक्टिव थे हमारे। मतलब मैं साथ में ये भी ऐड करना चाहूँगा कि 3 पिंपल की लड़ाई इसलिए अलग थी तोलोलिंग के मुकाबले, क्योंकि तोलोलिंग की लड़ाई जो थी कन्वेंशनल लड़ाई थी, 2 तरफ से अटैक किया, हमने कब्जा किया। जो 3 पिंपल की लड़ाई थी उसमें हम सामने से भी अटैक कर रहे थे और दुश्मन के पीछे इन्फिल्ट्रेट करके जाके भी अटैक कर रहे थे, इसलिए वो अलग थी। और इसलिए उसका डिग्री ऑफ डिफिकल्टी इसलिए ज़्यादा था क्योंकि किसी भी इलाके में दुश्मन के पीछे जाना और उसके पीछे से उनको सरप्राइज करके अटैक करना, वो मेरे ख्याल से एक खूबी है मेरे ख्याल से इन्फेंट्री की, जो कि हम लोगों ने दोबारा एक बार दिखाया पाकिस्तानियों को कि हम ये भी करना जानते हैं। ब्रिगेडियर मोहित जो है वहाँ पर जो है 3 पिंपल्स की लड़ाई में
आप लोग को नुकसान भी अच्छा खासा हुआ। जब दोनों कंपनी कमांडर और कंपनी 2IC शहीद हो गए, तब उनके जो JCO साहब थे, नायब सूबेदार शिवनायक, उन्होंने CO साहब से डायरेक्ट बात करके आर्टिलरी का गोला डायरेक्ट फायरिंग रोल में उस पहाड़ी पे डलवाया गया। मगर उससे पहले हमारी पूरी इन्फेंट्री नीचे आई थी। RT का गोला ने आके उसके ऊपर रात में डायरेक्ट फायर किया और तब शिवनायक साहब अपनी बाकी कंपनी लेकर अटैक किया और उस तरीके से उन्होंने पिंपल 1 के ऊपर कब्जा किया था। तो एक बहुत ही बेहतरीन और डिफरेंट तरीके अटैक था जिसमें हम लोगों को कामयाबी मिली थी। वहाँ पर 2-3 पहाड़ियाँ और थी जिनको क्लियर करना ज़रूरी था। तो हम लोगों ने जब एक टैक्टिक्स होती है फायर एंड मूव करके, जिसमें हमने मूव किया और हम पहले पहाड़ी पे गए तो हमारी किस्मत अच्छी थी, वहाँ कोई भी नहीं था। उसी तरह दूसरी पहाड़ी पे भी कोई नहीं था। तीसरी पहाड़ी थी लोन हिल। उस लोन हिल पे हमने जाने से पहले हमने एक फायर बेस बनाया था। उस फायर बेस में हमने अपने जो बड़े बड़े हथियार होते हैं जैसे मीडियम मशीन गन्स, ग्रेनेड लॉन्चर, लाइट मशीन गन्स, वो वहाँ डिप्लॉय किए थे। जब हम वहाँ डिप्लॉय कर रहे थे तब दुश्मन का फायर तब एकदम से शुरू हुआ, क्योंकि दुश्मन को पता चला कि हमारे पीछे से भी फायर आ गया है। वो सरप्राइज हो गया था एक्चुअली, और उन्होंने हमारे फायर बेस के ऊपर भारी तादाद में फायर किया। मैं वहाँ पर, मुझे अभी भी याद है, वहाँ पर एक हमारा एक लड़का था जिसका नाम था तब राइफलमैन जय हिंद प्रकाश। जय हिंद। आपको गोली कैसे लगी, क्या लगी थी, बताएं जरा प्लीज़। हम लोग कवरिंग फायर जो है दे रहे थे अपनी कंपनी को, तो जो है अटैक करने के लिए। फिर उसमें जो है क्या हुआ कि हम कवरिंग फायर दे रहे थे और हमारी जो है कंपनी जो है डेल्टा कंपनी जो है ऊपर अटैक कर रही थी। तो वहाँ पे जैसे जो है कुछ दुश्मन तो मारे गए और कुछ 2-4 भाग कर गए, तो उनका एक फायर हमारे जो है राइट चेहरे पे लगा, जिससे हम गंभीर रूप से घायल हो गए और हमें उसके आगे दिखाई नहीं दे रहा था। ब्लड के फुवारे निकल रहे थे वहाँ पर, और इनके ही ड्रेस को फाड़ के हमने इनके चेहरे पे बांध दिया था ताकि इनका ब्लड रुक सके। उसके बाद ये तकरीबन 8 साल RR हॉस्पिटल में रहे हैं और इनके 28 ग्राफ्ट सर्जरीज हुई हैं, तब जाके इनका ऐसा चेहरा बन पाया है। तो फाइनली आप कह सकते हैं कि भारी कीमत चुकाने के बाद, है ना, आपने 3 पिंपल्स पर भी तिरंगा फहरा दिया आप लोगों ने। देखिए 3 पिंपल्स की अगर मैं एक चीज़ आपको ना बताऊं तो मेरे ख्याल से वो अधूरी होगी, जो कि कैप्टन निकिजा कैंगरूजे का जो शौर्य गाथा अगर नहीं बताऊं तो मेरे ख्याल से वो अधूरा रह जाएगा। जब हम आखिरी लोन हिल पे चढ़ रहे थे, तकरीबन वो 70 से 80 डिग्री का क्लाइंब था, जिसमें चढ़ना असंभव था तकरीबन। इसलिए हम लोगों ने अपना जो वेपन था वो पीछे टांग लिया था और दोनों हाथ पैर लेके चढ़ रहे थे। इतना स्लिपरी था, वहाँ पर बर्फ़ भी थी। तो जो कैंगरूजे साहब की जो इनिशियल 8-10 लोग थे, उन्होंने अपने जूते भी खोल लिए थे ताकि उनको ग्रिप मिल सके और आप आसानी से चढ़ सकें। चढ़ते चढ़ते जब वो दुश्मन के तकरीबन मैं कहूँगा 20 मीटर दूर होंगे, तब पहली गोली आके कैंगरूजे साहब पे लगी, लेकिन उन्होंने हौसला अपना नहीं तोड़ा और वो आगे बढ़ते रहे। और जब वो नज़दीक तकरीबन मैं कहूँगा 5-10 मीटर ही होंगे, तब दुश्मन को लगा अब तो भारतीय सेना आ गई, या तो हम मरेंगे या तो हम लोग यहाँ से भाग लें। तो उन्होंने क्या किया कि जितने ही पत्थर का वो जो संगड़ बनाया हुआ था पत्थर का, वो पूरे के पूरे उनके ऊपर लुढ़क दिए। और वो बड़े बड़े पत्थर जब उनके ऊपर आए, क्योंकि हम लोग चढ़ रहे थे, तो एक के बाद कई मैं कहूँगा करीब 18-20 लोग नीचे 200 से 250 फीट नीचे जाके गिरे और उसमें कैंगरूजे साहब शहीद हुए। साथ में एक हवलदार शरवण सिंह सेंगर थे, वो भी उसमें शहीद हुए। इसके अलावा कई लोगों को वहाँ पर चोटें लगी। मगर वो जो एक्ट था वो पूरे पाकिस्तानियों को इतना ज़बरदस्त उनको झंझोड़ दिया, उनको हिला दिया कि वो वहाँ से छोड़ के भागे, क्योंकि उनको लगा अब तो हम चारों तरफ से घिर गए हैं। आगे तरफ से वो अल्फा कंपनी अटैक कर रही है, पीछे तरफ से डेल्टा कंपनी कर रही है, तो हम दोनों के बीच में फंसेंगे। इसलिए उन्होंने वहाँ से छोड़ा, रस्सियाँ लटकाई वहाँ से नीचे, रस्सी से नीचे उतरे और भाग के वहाँ से चले गए। तो ये 2 राजपूताना राइफल्स के वीर सैनिक हैं, जिसकी महागाथा कह सकते हैं, शौर्य गाथा कह सकते हैं। आप सुन रहे थे, इतिहास के पन्नों में इनकी बहादुरी के जो कारनामे हैं वो दर्ज हैं, जिस पर हमको आपको सब पर गर्व है।